पश्चिम एशिया में एक बड़ा संकट चल रहा है, लेकिन इसका असर हजारों मील दूर भारत पर क्यों पड़ रहा है? आज हम प्रधानमंत्री के हालिया संसदीय भाषण को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इस भू राजनीतिक उथल-पुथल से निपटने के लिए भारत की रणनीति क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। पूरे भाषण के केंद्र में एक बहुत ही साफ संदेश है जो भारत के नजरिए को बताता है। बातचीत और कूटनीति ही एकमात्र समाधान है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये वो दिशा है जो इस मुश्किल हालात में भारत के हर कदम को रास्ता दिखा रही है। तो आगे हम क्या बात करने वाले हैं? सबसे पहले ये देखेंगे कि इतनी दूर का संघर्ष हमारे लिए कितना मायने रखता है। फिर भारत के सामने जो 3 बड़ी चुनौतियां हैं उन्हें समझेंगे। इसके बाद जानेंगे कि हमारी ज़रूरी सप्लाई लाइंस को बचाने के लिए क्या किया जा रहा है, और ये भी देखेंगे कि पिछले 10 साल की तैयारी आज कैसे काम आ रही है, और आखिर में आगे का रास्ता क्या है। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि ये संघर्ष जो भौगोलिक रूप से इतना दूर है, भारत के लिए इतना अहम क्यों है? इसका जवाब छिपा है हमारे गहरे आर्थिक और मानवीय रिश्तों में। जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी साफ किया, ये कोई एक जगह का मामला नहीं है। इसके झटके पूरी दुनिया में महसूस हो रहे हैं, जिससे आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था बिगड़ रही है। और भारत के लिए तो उस क्षेत्र से हमारे इतने गहरे ताल्लुकात हैं कि ये झटके सीधे हमारे दरवाजे पर महसूस होते हैं। तो ये असर असल में दिखता कैसा है? भाषण में 3 एक दूसरे से जुड़ी चुनौतियों के बारे में बताया गया। एक तरह से ये 3 तरफा चुनौती है जो भारत की सहन शक्ति को परख रही है। इसे ऐसे समझिए कि ये 3 अलग अलग मुश्किलें हैं जो एक साथ उलझ गई हैं। आर्थिक तौर पर हमारी जीवन रेखा, यानी हमारे व्यापार के रास्ते और ऊर्जा की सप्लाई खतरे में है। सुरक्षा के लिहाज से समुद्री रास्तों पर अस्थिरता है, और सबसे बड़ी बात, मानवीय स्तर पर हमारे अपने नागरिकों की सुरक्षा दांव पर लगी है। और ये जो मानवीय पहलू है, ये बहुत बड़ा है। जरा सोचिए, खाड़ी देशों में लगभग 1 करोड़ भारतीय रहते हैं और काम करते हैं। ये एक बहुत बड़ी संख्या है जो इस संकट को सिर्फ विदेश नीति का मुद्दा नहीं, बल्कि एक व्यक्तिगत मामला बना देती है। और इस चुनौती का जवाब भी उतना ही बड़ा दिया गया है। संबोधन में एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया। जब से ये संघर्ष शुरू हुआ है, तब से 3,75,000 से ज्यादा भारतीयों को सुरक्षित घर वापस लाया जा चुका है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक और मानवीय प्रयास है। तो अब हमने चुनौतियां तो समझ लीं, अब देखते हैं कि भारत इसका जवाब कैसे दे रहा है। चलिए अब उन कदमों पर नजर डालते हैं जो हमारी राष्ट्रीय जीवन रेखाओं, यानी हमारी ऊर्जा और व्यापार की रक्षा के लिए एक ढाल की तरह काम कर रहे हैं। ये तैयारी कोई रातों रात नहीं हुई है। ये एक दशक की सोची समझी योजना का नतीजा है। एक बड़ा उदाहरण है ऊर्जा का। 1 दशक पहले हम 27 देशों से ऊर्जा आयात करते थे। आज ये संख्या बढ़कर 41 हो गई है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक सुरक्षा कवच है। एक और सुरक्षा कवच, हमारे स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स। हमारे पास पहले से ही 53 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा का भंडार है, और हम इसे और भी बढ़ा रहे हैं। इसे देश के लिए एक बहुत बड़े पावर बैंक की तरह समझिए, जो किसी भी सप्लाई की रुकावट से हमें बचाता है। जमीन पर भंडार के साथ साथ भारत समुद्र में भी पूरी तरह से सक्रिय है। हुर्मुज जलडमरू मध्य जैसे जरूरी रास्तों पर भारत दुनिया के दूसरे देशों के साथ मिलकर ये पक्का कर रहा है कि हमारे व्यापारिक जहाज सुरक्षित निकल सकें, ताकि हमारी अर्थव्यवस्था की नसों में तेल, गैस और खाद का प्रवाह बना रहे। लेकिन देखिए, असली ताकत सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से आती है। तो चलिए अब उन घरेलू नीतियों को देखते हैं जिन्हें पिछले 1 दशक में चुपचाप तैयार किया गया है और जो आज एक मजबूत रक्षा कवच का काम कर रही हैं। जरा इन कदमों पर गौर कीजिए। पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने से तेल का आयात कम होता है। रेलवे के विद्युतीकरण से हर साल अरबों लीटर डीजल की बचत हो रही है। मेट्रो नेटवर्क का विस्तार शहरों की तस्वीर बदल रहा है, और देश में बने नए यूरिया प्लांट हमारी खेती को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। हर एक कदम अपने आप में जरूरी है, लेकिन जब ये सब साथ मिलते हैं तो बाहरी झटकों के खिलाफ एक मजबूत किला तैयार करते हैं। और फिर आती है रिन्यूएबल एनर्जी की क्रांति। सोचिए, सिर्फ 1 दशक में हमारी सौर ऊर्जा क्षमता 3 गीगावाट से बढ़कर 140 गीगावाट हो गई है। ये एक वाकई में जबरदस्त छलांग है। आज हमारी कुल बिजली उत्पादन का लगभग आधा हिस्सा रिन्यूएबल एनर्जी से आता है। ये सिर्फ पर्यावरण के लिए ही अच्छा नहीं है, ये हमारी ऊर्जा सुरक्षा की रीढ़ है। ऊर्जा की ही तरह खाद्य सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। भाषण में यह साफ भरोसा दिलाया गया कि हमारे अनाज के भंडार भरे हुए हैं और हमारे किसानों को हर तरह की मदद मिलती रहेगी। संदेश ये है कि दुनिया में चाहे जो भी तूफान आए, उसका असर हमारे खेतों और हमारी थाली तक नहीं पहुंचने दिया जाएगा। तो तैयारी और एक्शन के बाद
अब हम आखिरी और शायद सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, भारत का कूटनीतिक रुख और देश के अंदर एकता की अपील। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का संदेश हमेशा से बहुत साफ रहा है। इस संघर्ष का हल सिर्फ बातचीत और कूटनीति से ही निकल सकता है। ये सिर्फ एक बयानबाजी नहीं है, बल्कि एक सक्रिय रणनीति है। भारत लगातार सभी पक्षों के नेताओं से बात कर रहा है ताकि तनाव कम हो और शांति का कोई रास्ता निकले। भाषण के अंत में देश और दुनिया दोनों के लिए एक मजबूत संदेश दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आम नागरिकों और व्यापारिक जहाज़ों पर हमलों की कड़ी निंदा की गई और शांति की अपील की गई। और देश के अंदर संदेश था एकता का। गलत सूचनाओं से सावधान रहें, एकजुट रहें और जो लोग इस संकट का फायदा उठाना चाहते हैं उनसे सतर्क रहें। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। एक ऐसी दुनिया में जहां एक दूर का संकट हमारी अपनी सुरक्षा पर असर डाल सकता है, वहां राष्ट्रीय तैयारी और एकता की भूमिका असल में कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है। ये सवाल सिर्फ सरकार के लिए नहीं है, बल्कि हम सभी के लिए सोचने वाला है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।